नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आर्किटेक्ट और उद्योगपति पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी ने छापेमारी की है। अनूप भरतिया के आवास पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारा है। जयपुर स्थित निवास पर ईडी की टीम अभी जांच कर रही है। अनूप भरतिया और उनके भाई वीरेंद्र भरतिया के आवासों पर ये छापा लगातार ईडी का चल रहा है। सुबह करीब 9 बजे से ईडी की टीमें जांच के लिए यहां पर पहुंची थी। इसके बाद से लगातार जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक WTP ग्रुप से अनूप भरतिया जुड़े रहे हैं। गोपालपुरा स्थित निवास पर भी ईडी की कार्रवाई की गई है। वीरेंद्र भरतिया, अनूप भरतिया दोनों आपस में भाई है और उद्योगपति होने के साथ साथ आर्किटेक्ट भी है। जयपुर में कई सरकारी जो स्थल हैं उनका आर्किटेक्ट भी अनूप भरतिया ने डिजाइन किया है। मसलन SMS स्टेडियम के टोंक रोड स्थित दरवाजे पर लगी अर्जुन की मूर्ति और अन्य कई स्थल ऐसे हैं जिनको अनूप भरतिया ने डिजाइन किया है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ राजधानी जयपुर से जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, क्या जानकारी है? ईडी की बड़ी कार्रवाई है। अनूप भरतिया उनके भाई के आवास पर यह कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हेमंत हम अनूप भरतिया के घर के सामने खड़े हैं और यहाँ पर जो प्रवर्तन निदेशालय की जो टीमें हैं वो अंदर जांच कर रही हैं। अंदर यहाँ पर पुलिसकर्मी भी हैं जो प्रवर्तन निदेशालय की टीम के साथ यहाँ पर जांच में आए हैं। यहाँ ये जो है गोपालपुरा में जो ये इनका आवास है, सिंसियर हाउस 42 नंबर का ये आवास है, जहां पर वीरेंद्र अनूप भरतिया का ये निवास स्थान बताया जा रहा है। चूंकि अनूप भरतिया एक आर्किटेक्ट रहे हैं और वर्ल्ड ट्रेड पार्क जो कि एक मशहूर बिल्डिंगों में से एक है, उसके निर्माण में उसमें एक डायरेक्टर के महत्वपूर्ण पद पर भी थे। तो उस दौरान जिस तरीके की जो कुछ अनियमितताएं सामने आई थी, केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उस मामले को लेकर के जांच की थी और गंभीरता से उस पर एक्शन भी हुआ था। कई जो कंपनी थी उनसे जो जिस तरह का लेन देन हुआ था वो विवादों में आया था। तो चूंकि ईडी जब जांच करती है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो मामला होता है वो खास तौर पर होता है। तो यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कहीं ना कहीं जो एक बड़ी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू की है। चूंकि प्रवर्तन निदेशालय ने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि किस बात की जांचें, किस मामले को लेकर जांच की जा रही है, क्योंकि अभी जांच शुरू हुई है। निश्चित तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर इसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आ सकता है। कुछ कंपनियां सामने आ सकती हैं और इसमें जो इसके ग्रुप के जो डायरेक्टर्स हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं लपेटे में आ सकते हैं। तो इस वक्त हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि जिस गाड़ी से प्रवर्तन निदेशालय की टीम आई है वो इनके घर के बाहर खड़ी हुई है। अंदर सुरक्षा कर्मी हैं, वो भी उनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए वहाँ पर सुरक्षा कर रहे हैं और लगातार उनका मूवमेंट भी इस घर में बना हुआ है। जो अधिकारी हैं उनको भी हमने देखा है उनके आई कार्ड में, तो वो इस प्रेमाइसिस के अंदर जो है यहाँ पर जो जांच में जुटे हुए हैं। तो चूंकि कार्रवाई अभी प्रारंभिक स्तर पर है, जो यहाँ से दस्तावेज लिए जाएंगे, इन दस्तावेजों की आगे जांच की जाएगी। और जिस तरह चूंकि प्रवर्तन निदेशालय जब कार्रवाई करता है उससे पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या जो भी धाराएं होती है उनके तहत मुकदमा दर्ज करता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद में फिर जांच शुरू की जाती है। तो निश्चित तौर पर जो जांच की जा रही है बहुत ज्यादा गंभीर है, संवेदनशील है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़ी हुई है। यहाँ पर ईडी के अधिकारी लगातार सुबह से जो है कार्रवाई में जुटे हुए हैं। 7 से 8 अधिकारी अंदर हैं और उनके सहयोग के लिए बाकायदा जो है दूसरे अधिकारियों के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। चूंकि हम प्रेमाइसिस के बाहर खड़े हैं और अधिकारी अंदर जो कार्रवाई कर रहे हैं, हम दिखा सकते हैं कि यहाँ जो इनके परिजन हैं किसी को बाहर आने जाने नहीं दिया जा रहा है, ना ही बाहर के लोगों को अंदर आने जाने दिया जा रहा है। जब कार्रवाई होती है तो एक विधिवत तरीके से जो है अधिकारी अपनी कार्रवाई को जो है अंजाम देते हैं और वो कार्रवाई अभी भी यहाँ पर जो है ईडी के अधिकारी उसमें जुटे हुए हैं। और ये कार्रवाई जब आगे बढ़ेगी, जो दस्तावेज मिलेंगे उसके बाद ईडी खुलासा ये कर पाएगी कि जिस तरह का ये मामला, किस तरह का ये मामला है और कितनी वित्तीय अनियमितता इसमें सामने आई है। बिल्कुल राकेश, अनूप भरतिया जो है अब वो WTP के चेयरमैन हैं और साथ ही साथ जो सरकार के बड़े प्रोजेक्ट रहे हैं उनके भी एक आर्किटेक्ट के तौर पर वो कई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहे हैं। राजधानी जयपुर में खासतौर पर, जयपुर के बाहर भी कई प्रोजेक्ट में उनकी भागीदारी रही है। WTP से लगा करके कई अन्य प्रोजेक्ट को लेकर के सवाल भी उठते रहे। क्या ये ईडी की एक बड़ी कार्रवाई है जिसमें ईडी को इस बात के संकेत मिले थे कि अनूप भरतिया जो है अब वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त है?
बिल्कुल देखिए हेमंत, बहुत सही सवाल किया आपने, क्योंकि जिस तरह का वर्ल्ड ट्रेड पार्क में जब जांच हुई थी तो उसके बाद ईडी ने बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच जो है की थी, और उसमें ये तथ्य सामने भी आए थे कि जो वित्तीय अनियमितताएं बहुत बड़े पैमाने पर हुई हैं। WTP पर जब इनकम टैक्स और दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच हुई थी, उसके बाद में इन्होंने दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश किया था। ये सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं बल्कि रियल एस्टेट से भी इनका कारोबार जुड़ा हुआ है। रियल एस्टेट के लोगों में बड़े उद्योगपति हैं रियल एस्टेट के, बहुत बड़ा निवेश है। WTP के बाद में कुछ ऐसी बड़ी बिल्डिंग जी बिल्कुल, ये बहुत एक, मैं कहूंगा कि अगर ये अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपति हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ देशों में भी इन्होंने WTP के पैटर्न पर बिल्डिंग बनाई है, वहां भी इन्होंने जो इनसे जुड़ी कंपनी है उनका निवेश उनमें सामने आया है। तो अब ईडी की टीमें ये जांच कर रही हैं कि जिस तरह का निवेश हुआ है, जिस तरीके से निवेश हुआ है, चूंकि WTP तो एक राजस्थान में था और हिंदुस्तान में था, लेकिन बाहरी देशों में जिस तरह का निवेश हुआ है, निश्चित तौर पर उनमें कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितताएं सामने आ सकती हैं और उनकी जांच अभी की जा रही है। बिल्कुल राकेश, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए, यह बड़ी कार्रवाई है ईडी की राजधानी जयपुर में, और एक बड़े उद्योगपति और आर्किटेक्ट के आवास पर इस वक्त यह कार्रवाई लगातार जारी है। इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि बीकानेर शहर में कोटगेट थाना इलाके में डांडिया कार्यक्रम में बवाल हो गया था, और इस डांडिया कार्यक्रम में युवतियों से छेड़छाड़ करने पर विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। इस घटना के मुताबिक छेड़छाड़ का विरोध करने के बाद कुछ लोगों ने इस युवक पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया, और इसके बाद युवक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। युवक का बीकानेर के PBM अस्पताल के ICU में इलाज जारी है। घटना में शामिल हमलावरों की पहचान शाहरुख, समीर और जुबैर के तौर पर की गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि डांडिया कार्यक्रम की यह घटना 1 अक्टूबर की है, जहां पर आरोप है कि कुछ दूसरे धर्म के युवा इन डांडिया कार्यक्रमों में शामिल हुए और यहां पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की। इसका विरोध करने पर युवक पर चाकू से हमला किया गया। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है, और साथ ही साथ एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया। पुलिस की तरफ से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, और पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। तो बीकानेर में डांडिया के दौरान चाकूबाजी में पुलिस का बड़ा बयान भी सामने आया। SP योगेश यादव ने बताया कि यह हमला आपसी कहासुनी का है, और SP ने यह जानकारी दी है कि आपसी विवाद को सांप्रदायिक रंग देना ठीक नहीं है। डांडिया से पहले ही युवकों में आपसी विवाद हुआ था, और इसके बाद कुछ लोगों ने युवक को धकेलकर बाहर निकाल दिया था। इस मामले में कोटगेट पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, और साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। फिलहाल PBM के ICU में युवक की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। देखिए, गरबा जो प्रीमाइसेस है, ये घटना उसके बाहर हुई है, रास्ते में जाते हुए, और जो झगड़ा जो 2 युवकों का हुआ वो उस चाकूबाजी वाली घटना से पहले दिन का है। उनकी डांस करने को जो है बात पे आपस में कोई पैर वगैरह लग गया, और उसके बाद कोई धक्का मुक्की हो गई। यहाँ से झगड़े की शुरुआत होती है, और ये जो पहले दिन झगड़ा हुआ ये मधुसूदन और गौतम करके जो 2 हैं, इनके बीच में झगड़ा हुआ। और अगले दिन जो है ये गौतम और इसके साथ में इसके कुछ अन्य जो साथी हैं, इन्होंने कोई इस पे मधुसूदन जो है इस पे कोई हमला किया, जिससे इस चाकू की जो है एक चोट लगी है। अभी ये ऑपरेशन होकर ICU में भर्ती है, जिसका जेर इलाज है। अभी तक पूरे प्रकरण में जो है 2 जो है उनको डिटेन कर लिया गया, एक गिरफ्तारी हो चुकी है, और एक नाबालिग जो है उसको निरुद्ध कर लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनीष हमारे साथ बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी, बताना चाहूंगा कि ये पूरा घटनाक्रम जो है लगभग 1 सप्ताह के पुराना है, और डांडिया कार्यक्रम के दौरान एक युवक को युवतियों से छेड़खानी करने पर रोकने से टोकना काफी भारी पड़ गया था, और इस युवक पर कुछ लोगों का जो समूह था, युवकों का समूह था, उसने हमला कर दिया। इसको पहले धकेल करके बाहर ले जाते हैं, और उसके बाद में इस पर चाकू से हमला कर देते हैं। फिलहाल जो युवक है इसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। PBM अस्पताल का ICU में इसका इलाज लगातार जारी है। वहीं पर कोटगेट जो थाना पुलिस है उसने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए एक आरोपी समीर नाम है उसको गिरफ्तार किया है। वहीं पर एक नाबालिग है जिसको आज ही पुलिस ने कामयाबी हासिल की है डिटेन करने में। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जो SP पुलिस बीकानेर के जो SP हैं योगेश यादव,
उनकी तरफ से इसको सांप्रदायिक रंग ना देने की उनकी ओर से अपील की गई है। उनका कहना है कि ये कहीं सांप्रदायिक मामले का इस तरह का कोई घटनाक्रम नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बीकानेर में सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्तियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, आपराधिक घटनाएं होती जा रही हैं। वहीं पर जो योगेश यादव हैं, जिला एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उनकी नाकामी भी यहाँ पर साबित होती दिखाई दे रही है। लगातार योगेश यादव हैं, उनकी ओर से आए दिन यहाँ पर बीकानेर शहर में बात की जाए या फिर बीकानेर ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन फायरिंग की घटना हो, चाहे चाकूबाजी की घटना हो, चाहे कोई मारपीट की घटना हो, लेकिन पुलिस इन पर रोक लाने में पूरी तरह से फेल साबित होती दिखाई दे रही है। वहीं पर चोरी की घटनाएं शहर में आम बात हो रखी हैं, लेकिन जो एसपी हैं योगेश यादव, उनकी ओर से सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। और यही एसपी योगेश यादव की नाकामी दिखाने के लिए, जिला पुलिस की नाकामी दिखाने के लिए काफी बड़ी बात हो जाती है। जी बिल्कुल। और अब इस पूरे मामले को लेकर के लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है। अब एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया। मनीष जी, पूरे मामले को लेकर के जो एक युवक था समीर नाम का, उसको गिरफ्तार किया गया था। 2 दिन पहले ही पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था और उसके बाद में जो एक नाबालिग है, इसको आज ही डिटेन किया है पुलिस ने। आज ही इसको डिटेन करने की जानकारी पुलिस की ओर से आई थी। कोटगेट थाना पुलिस ने इसको डिटेन किया है। वहीं पर 3 जो लोग हैं, इन पर नामजद मामला दर्ज करवाया था, जिनमें से एक नाबालिग था जिसको आज डिटेन किया गया है। वहीं पर एक की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल मनीष, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं अजमेर के नसीराबाद सदर थाना इलाके में 3 दिन पहले हुए पिंटू हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी और मृतक के परिजनों को आर्थिक मुआवजे की मांग को लेकर रावत समाज ने प्रदर्शन किया है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर रावत समाज ने नारेबाजी की। विधायक सुरेश सिंह रावत की अगुवाई में समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया। और आपको बता दें कि पिंटू की 3 दिन पहले देराटू गांव में वहीं के 3 युवकों ने जन्मदिन की पार्टी के बहाने बंधक बनाकर के मारपीट की थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। और इस दौरान समाज के लोगों ने नारेबाजी की और मांग की है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। अजमेर के पिंटू हत्याकांड को लेकर के रावत समाज ने प्रदर्शन किया है। आज 3 दिन पहले नसीराबाद उपखंड के ग्राम देराटू में पिंटू नामक युवक की पीट के निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। आज सभी हम लोग यहाँ जिला कलेक्टर और जिला एसपी को ज्ञापन देना है। हमारी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, जो वास्तव में दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और क्योंकि गरीब एक परिवार में कमाने खाने वाला एक ही व्यक्ति है, तो हम जिला कलेक्टर महोदय से भी हमने निवेदन किया है, ज्ञापन दिया है कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। और अब बात शहर शहर हत्या से मचे हड़कंप की। स्क्रीन पर आपकी 3 अलग अलग तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी जयपुर की, जहां पर मामूली बात को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। इनमें से एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। दूसरी तस्वीर सिरोही की, जहां पर थाने के पास ही बदमाशों ने एक घर में घुस करके युवक की हत्या की। और तीसरी तस्वीर है बारां की, जहां पर अवैध संबंधों के शक में शख्स की हत्या की गई। ये तीनों मामले जहां पर पुलिस की जांच अभी फिलहाल जारी है, लेकिन सवाल यह कि आखिरकार क्या बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो किसी भी तरह की वारदातों से नहीं चूक रहे हैं। तो राजधानी जयपुर में मामूली बात को लेकर के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिनमें से एक युवक की पीट करके हत्या कर दी गई। यह वारदात त्रिवेणी नगर में जगन्नाथपुरी कॉलोनी की है। पुलिस के मुताबिक बंजारा नाम का एक शख्स निजी अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था और इसका भाई और उसके दोस्त कुछ युवकों से बाइक टच होने की बात को लेकर के आपस में कहासुनी हुई और इसके बीच हाथापाई भी हुई, लेकिन कॉलोनी के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवा दिया। इसके बाद देर रात को दूसरे पक्ष के युवक डंडे सरिये लेकर जगन्नाथपुरी कॉलोनी पहुंचे, बंजारा पर जानलेवा हमला किया, जिसमें बंजारा के सिर में गंभीर चोटें आई, उसकी मौत हो गई। जबकि इस हमले में 3 अन्य युवक भी घायल हुए हैं। उनका लड़का था वकील सिंह बंजारा, जो सीके बिरला हॉस्पिटल में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करता है। जगन्नाथपुरी में कोई किराए के मकान पे ये रहता था। वहाँ इनके कोई झगड़ा हुआ, बाइक पे कुछ युवक आए और उसके साथ मारपीट की। तो इसके सिर में ज्यादा चोट लगने से इसकी मृत्यु हो गई।
तो वहीं सिरोही में हत्या से सनसनी की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। झूपाघाट में युवक की हत्या की गई। कोतवाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर यह हत्या की वारदात हुई है और इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने युवक रमेश के घर में घुस करके हत्या की है और हमलावरों ने चाकों से गोदकर युवक रमेश को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद से ही पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग मांग कर रहे हैं कि हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। एएसपी देवाराम समेत जाब्ते के मौके पर पहुंचे और लोगों की भीड़ भी मौके पर जुटी हुई है। सिरोही में यह बड़ी वारदात हुई है। बदमाशों ने एक घर में घुस करके रमेश नाम के एक युवक की हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब पुलिस लगातार जांच कर रही है और सिरोही के झूपाघाट की वारदात है जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। कोतवाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि किसी के घर में घुस करके जानलेवा हमला कर चाकों से गोदकर उसे मौत के घाट उतारकर फरार हो गए और पुलिस अभी भी जांच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर के लोगों में गहरा आक्रोश है। पुलिस के खिलाफ मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इन हत्यारों की गिरफ्तारी की जाए। तो युवक रमेश के घर पर मातम पसरा हुआ है। हत्या से पूरे इलाके में सनसनी है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पुलिस पर फिर से सवाल उठ रहे हैं कि थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर ही इस तरह की वारदातों को अगर बदमाश अंजाम दे रहे हैं तो बाकी इलाकों का हाल क्या होगा। उधर बारा में अवैध संबंधों के शक में एक शख्स की हत्या की गई। महिला के रिश्तेदारों ने हत्या की है। जानकारी के मुताबिक शिवाजी नगर निवासी विठल शर्मा की पीट करके हत्या करने की खबर है। कुंज बिहारी निवासी महिला के देवर और भाइयों ने ही यह हत्या की है। कोतवाली थाना पुलिस ने शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। उधर भरतपुर जिले के कामा थाना इलाके में पालड़ी गांव में ऑनलाइन ठगी के मामले को लेकर चल रही आपसी रंजिश में दो पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कामा थाना अधिकारी मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। वहीं दोनों पक्षों से समझाइश कर मामला शांत करवाया, लेकिन इन फायरिंग करने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पारडी निवासी आसू मेव को 1 महीने पहले गांव सतवास से बाहर की पुलिस पकड़ करके ले गई थी और कुछ दिन बाद छूट करके भी आ गया। आसू पक्ष के लोगों का दूसरे पक्ष पर पुलिस की मुखबिरी कर पकड़वाने को लेकर शक था। मामले में दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी। आसू पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक युवक वहीदा को पकड़कर घर में बंधक बना लिया। 10 लाख की फिरौती की मांग की। दूसरे पक्ष को सूचना मिलने पर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। आसू पक्ष के लोगों ने छतों पर चढ़कर दूसरे पक्ष पर फायरिंग की, लेकिन भरतपुर की पुलिस को देखिए कि जाकर के लोगों से समझाइश कर रही थी। पुलिस की कार्रवाई को लेकर बड़े सवाल हैं। आपसी रंजिश में दो गुटों में फायरिंग हुई है। सवाल यह कि इस तरह से इस इलाके में गैंगवार की घटनाएं हो रही है। लोग आपस में हथियार लेकर के चलते हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई शून्य है। तो इस तरह से पूरे इलाके में दहशत फैलाई गई है फायरिंग से, लेकिन इसके बावजूद कामा पुलिस पर सवाल है कि उसने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है। तो आखिर आपसी रंजिश में कई फायर किए गए, गोलियां चली, ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। ये तस्वीर देखिए, ऐसा लगता है कि हर घर में यहां पर हथियार है, हर घर में पिस्टल है। अवैध हथियारों की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई बैठी हुई है। सरेआम एक दूसरे पर फायरिंग की घटना कई सवाल खड़े कर रही है कानून व्यवस्था को लेकर। भरतपुर में यह साइबर ठगों में गैंगवार की वारदात हुई है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों में समझाइश की। इसे लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। मना आने तू चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर है। जोधपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 25,000 की रिश्वत लेते हुए घूसखोर प्रशासनिक अधिकारी अनिल भाटी को गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की यह बड़ी कार्रवाई है। अनिल भाटी गिरफ्तार है। 25,000 रुपए की यह अधिकारी रिश्वत ले रहा था और आखिरकार जैसे ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इस बात की जानकारी मिली, इसके बाद ट्रैप किया गया, सत्यापन करवाया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर
एसीबी की टीम ने छापेमारी करते हुए इस घूसखोर अधिकारी अनिल भाटी को गिरफ्तार कर लिया। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह घूसखोर अधिकारी अनिल भाटी 25,000 रुपए की रिश्वत लेने वाला रिश्वतखोर जो अब एसीबी के शिकंजे में है। एसीबी ने इसको गिरफ्तार किया है। 50,000 रुपए की रिश्वत इसने मांगी थी। सरकारी सेवा में रहते हुए भी लगातार रिश्वत के खेल में ये इन्वॉल्व था। 50,000 रुपए की रिश्वत इसने मांगी। जानकारी जब एसीबी को लगी, एसीबी ने सत्यापन किया, छापेमारी कर इस रिश्वतखोर अधिकारी अनिल भाटी को गिरफ्तार कर लिया। अनिल भाटी अब एसीबी की कैद में है। माननीय न्यायालय से एक आदेश पारित हुआ कि इसके अभ्यावेदन को कंसीडर करते हुए इसको आसपास की पोस्टिंग कहीं है वो देखी जाए। इस ऑर्डर की पालना में जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में एक प्रशासनिक अधिकारी अनिल भाटी जो एज ए दलाल उन्होंने 50,000 रुपये की डिमांड की कि आपका आदेश करवा देंगे। और इनकी अनिल भाटी जी का जो कहना है वो ये था कि जो विक्रम गहलोत है अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में, उनके लिए पैसे ले रहे थे। अभी 50,000 की डिमांड हुई थी। 25,000 रुपये लेते हुए अनिल भाटी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और अन्य की भूमिका की जांच की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। टोंक में रावण दहन के दौरान बवाल की खबर है। रावण दहन में जमकर लात घूसे चले हैं टोंक में, उसकी तस्वीरें अब वायरल हुई है। तस्वीरें देखिए, 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है और फिलहाल घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ है। ग्राम पंचायत चारनेट का ये वीडियो है जहां पर लोग आए तो थे बुराई के प्रतीक रावण का दहन करने, लेकिन खुद में इतनी बुराई थी कि आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर हिंसा करने लगे, मारपीट करने लगे और उसकी तस्वीरें वायरल हो गई हैं। रावण दहन के दौरान जमकर लात घूसे चले हैं, एक दूसरे को गाली गलौच, मारपीट और जिस हद तक ये जा सकते थे मारपीट में, वो तस्वीरें देखिए किस तरीके से। इस लाल घेरे में देखिए आपस में ये ग्रामीण किस कदर लड़ रहे हैं। रावण को भूल गए, एक दूसरे को रावण समझ करके टूट पड़े। और उसके बाद जो हुआ वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उधर टोंक के सोप में दशहरे पर धार्मिक आयोजन के नाम पर फुहड़ता देखने को मिली है। यहां पर पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अश्लील डांस हुआ है और इस दौरान पंडाल में बैठी युवतियां और महिलाएं तक शर्मिंदा होती रहीं। वहीं कुछ दर्शकों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। इस कार्यक्रम में एक दर्शक ने डांस कर रहे युवक पर थप्पड़ मार दिया। बढ़ते हंगामे के बीच में कार्यक्रम को बंद कर समापन की घोषणा की गई। जिस वक्त ये कार्यक्रम चल रहा था उस वक्त आयोजन स्थल पर सोप थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह राजावत मौके पर मौजूद थे। चुपचाप आंखें मूंदे नरेंद्र सिंह राजावत देखते रहे पूरे घटनाक्रम को। सरपंच पति चिरंजीव लाल खटीक भी यहां पर मौजूद थे। इसके बावजूद जो अश्लीलता हुई वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए किस कदर अश्लीलता की सारी हदें पार की गई। फुहड़ता के नाम पर कैसे महिलाओं को, बेटियों को शर्मसार होना पड़ा। धार्मिक आयोजन में इस तरह की अश्लीलता ये थाना अधिकारी के आंखों के सामने हुई। और अब बात चूरू की, जहां पर सादुलपुर में घर बैठे पैसा कमाओ जैसे लुभावनी वादे करके पिलानी सड़क पर स्थित वी मीडिया कंपनी लोगों की दिन रात की कमाई को लेकर रातों रात फरार हो गई। लोग ढूंढते रहे लेकिन कंपनी का कोई अता पता सुबह नहीं मिला। पीड़ितों ने जानकारी दी कि शहर के करोड़ों रुपए लेकर के ये कंपनी संचालक इसका फरार हो गया। पुलिस को इस सूचना मिली। थाना अधिकारी कृष्ण कुमार बलौदा मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाइश की और पुलिस ने मौके पर एक कांस्टेबल को तैनात किया। इसके बाद दिन भर कंपनी कार्यालय के सामने लोगों की भीड़ लगी रही। लोगों के करोड़ों रुपए लेकर के ये वी मीडिया कंपनी का संचालक फरार हो गया है। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। हमारे साथ चीटिंग हुई। हमने फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जरिए इसका ऐड देखा और अखबारों में इसके पन्ने आए हुए थे। तभी हमने सोचा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमने लोगों से उधार लेकर पैसे या कहीं दोस्तों से इधर उधर पैसे करके इसमें इन्वेस्ट किया और मैंने इसमें आईडी लगाई। लगभग मैंने 1.5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए थे और ये एक भरोसेमंद कंपनी बताई जा रही थी, जिसके कारण मैंने भरोसा करके इसमें लगाया। लेकिन ये एक फ्रॉड कंपनी थी जो जिसने लोगों के साथ चीट किया। तो इस कंपनी को यहाँ पे लेके आए और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि ये देखो ये गाड़ियाँ और पैसे बांट रही है, जिससे इसने हजारों लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। और यहीं हमारे पास ही के गांव लसेड़ी के अंदर इन्होंने घर के प्रत्येक घर से गांव के
कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए लेके फरार हो गई। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस